हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। आज हमारे साथ एक बड़े खास और मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद, जिनकी ये किताब द मीटिंग ऑफ माइंड्स अ ब्रिजिंग इनिशिएटिव आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी ने रिलीज की थी। और उसके बाद मुझे कुछ ये अंदाजा हुआ कि मोहन भागवत जी का जो स्टेटमेंट्स मुसलमानों के बारे में थे वो मीडिया में छाए रहे और किताब के बारे में कोई डिटेल्ड चीजें मीडिया में नहीं आई कि ऑथर ने क्या लिखा है। मैं समझता हूं एक बड़ी बात है कि मोहन भागवत जी ने किताब को रिलीज किया, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि ऑथर से बात की जाए कि उसने ये किताब क्यों लिखी और क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, क्या उनकी डायग्नोसिस है हिंदू मुस्लिम रिलेशंस पे इंडिया में। तो डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद एंग्लो अरबिक स्कूल दिल्ली में पढ़े, फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गए, जामिया मिलिया इस्लामिया गए, मेरठ यूनिवर्सिटी में पढ़े, अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से पीएचडी की, बहुत सी किताबें लिखी, एन इंडियन मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम्स एंड देयर करंट पॉलिटिकल स्ट्रगल, संघ परिवार एंड इंडियन मुस्लिम्स। मैं समझता हूं कि इस किताब में उन सारी किताबों से में जो बातें कहीं वो भी जरूर आई होंगी। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज में हम किताबों पर डिस्कशन करते रहे हैं। हामिद अंसारी साहब की बुक पर हमने बात की, याकूब कुरैशी साहब की बुक पे बात की, और अभी रिसेंटली राम माधव जी की बुक पर भी हमने बात की। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब से। इफ्तिखार साहब, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि ये आइडिया आपको कैसे आया कि हिंदू मुस्लिम्स में एक डायलॉग होना चाहिए और गलतफहमियां दूर होनी चाहिए, और जो आपने किताब में भी कहा अ ब्रिजिंग इनिशिएटिव, जी, ये कैसे शुरुआत कैसे हुई? प्रधान साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और ये मौका दिया कि अभी तक बुक पर डिबेट नहीं हो पाई थी और जो कुछ मेरे व्यूज थे वो लोगों तक नहीं पहुंच पाए, और संचालक जी ने जो कुछ मेरी बुक पर और मेरे उस दिन के एड्रेस पर जो कुछ कहना था वो कहा, वही सब डोमेन में रहा। तो बहुत शुक्रिया उसके लिए। दूसरी ये है कि आप ये लीगल सीरीज के जरिए से जो पूरे हिंदुस्तान में एक लीगल अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड जो हमारे डिफरेंट एक्ट्स बनते हैं उनके हवाले से, और उनकी जो रेलिवेंस है हमारी सोसाइटी के लिए और कम्युनिटीज के लिए, डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए, वो बहुत अच्छा काम है। उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। अब मैं आता हूँ उस सवाल की तरफ जो आपने मुझसे किया। देखिए, मेरा फैजान साहब क्या है कि दो चीजें मुझे बड़ी मेरे दिल से करीब रही हैं, कल भी थी, आज भी हैं, आगे भी रहने वाली है। एक तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और दूसरी इंटरफेथ हार्मनी। ये दो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं फैजान साहब कि डायलॉग जो है वो इसका एक इनहेरेंट पार्ट बन जाता है, पहली बात है। दूसरी बात यह है कि जहां तक इस किताब को लिखने का ताल्लुक है, खास तौर से जिसमें मैंने यूं तो सभी को साथ लिया है, मैं इसमें 1857 से 1920 के बीच के जो इवेंट्स हैं मैं उन पर बात कर रहा हूँ। 1920 से 1947 के बीच में जो कुछ हमारे इस देश में घटा, पॉलिटिकल फ्रंट पे घटा हो, सोसाइटल फ्रंट पे घटा हो, मैंने उन सब पर बात की है। पार्टीशन पर मैंने खुल के बात की है। और उसके बाद में फिर आज़ादी मिल गई, और आज़ादी से लेके यानी 1947 से 2020 तक मैंने ये पूरा पीरियड कवर किया है। एक चीज जो कहीं ना कहीं हमारी नजरों से पता नहीं क्यों बोझल रही या उझल रही, वो ये है कि देखिए 1920 में एक नया नैरेटिव जो है वो हमारे सामने आता है 1920 के आसपास। ये जो नैरेटिव है ये खिलाफत मूवमेंट के आसपास आता है। आप हिस्ट्री से बखूबी फैजान साहब वाकिफ हैं।
आपके जहन में होगा और जो लोग हमारे इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो भी इस बात को समझेंगे कि 1857 तक हिंदू मुस्लिम यूनिटी ये सब्जेक्ट ही हमारे दरमियान में नहीं था। बड़ी बुनियादी बात है ये। लेकिन 1857 आपने लिखा है किताब में कि जी मुगल जी एम्परर की क़यादत में सारा क़यादत देश में, आ गया। हाँ, तो अब आप बताइए कि बहादुर शाह जफर की क़यादत में पूरा हिंदुस्तान खड़ा हुआ है। ना उस वक्त कोई हिंदुत्व है, ना कोई हिंदू राष्ट्र है, ना कोई और नैरेटिव है, कुछ नहीं है। एक ही नैरेटिव है कि ये मुल्क एक है, इस मुल्क पर जो है ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया है और हमें अपने आप को उस कब्जे से आजाद करा के वापसी आजादी लेनी है। लेकिन 1857 के बाद से जो बाद का जो 45-50 बरस का सफर है हमारा, उसमें ऐसी बहुत सारी घटनाएं और इवेंट्स और ऐसे डेवलपमेंट्स हुए जिसके नतीजे में आपने देखा कि खिलाफत मूवमेंट बनता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वजूद में आती है, हिंदू महासभा वजूद में आती है, इंडियन नेशनल मूवमेंट एक तरफ चलता है जहां गांधी जी होते हैं, नेहरू जी होते हैं, मौलाना आजाद होते हैं, अम्बेडकर होते हैं और बहुत लंबी फहरिस्त है। और इधर जो है आप देखते हैं कि हेगड़ेवार जी होते हैं, वीर सावरकर होते हैं। ये दो नैरेटिव साथ साथ चलते हैं। हमारी दिक्कत ये रही कि ये जो नैरेटिव चला, पैरेलल नैरेटिव, गो के ये उस वक्त बहुत ज्यादा मकबूल नहीं था, लेकिन ये एक नैरेटिव था और इसकी अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। और वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वो बड़ी मजबूत कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी ने न तो अपनी कभी आइडियोलॉजी को छोड़ा, न कभी वो उससे डिस्ट्रैक्ट और डिविएट हुई, बल्कि उसने कंटिन्यूअसली पिछले 9 दहाइयों में एक ऐसा काडर तैयार कर लिया जो आज मिलियंस के अंदर वो काडर पहुंच गया। और उसका रिजल्ट ये निकला कि आज जिसकी हम बात कर रहे हैं उस नैरेटिव की, वो एक संघ परिवार के नाम से अपना एक वजूद रखता है, जिसका भारतीय जनता पार्टी अब और जनसंघ उससे पहले उसका एक पॉलिटिकल विंग के तौर पे रही। वो के दोनों डिनाई करते हैं इस चीज को, लेकिन फैक्चुअल ग्राउंड सिचुएशन यही है। तो हिंदुस्तान का मुसलमान पार्टीशन के बाद बहुत सारे फेजेस से गुजरा है और वो इस तरह से सेकुलर सियासत और कांग्रेस से चिपका रहा कि उसने कभी दूसरी तरफ मुड़कर देखा ही नहीं। हकीकत यह है कि इंटेलेक्चुअल्स की ये जिम्मेदारी थी, रिसर्च स्कॉलर्स की आपने ये भी जिम्मेदारी लिखा है, थी इंटेलेक्चुअल्स को भी जी ब्लेम किया है आपने। ये उनकी ये जिम्मेदारी थी कि बराबर में दूसरा नैरेटिव जो है वो किस तरह से उभरता चला जा रहा है और कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको उभारते चले आ रहे हैं, हमें उस पर भी नजर रखनी चाहिए थी। हमने उस पर नजर नहीं रखी। मैं एक अदना सा तालिब इल्म तारीख का और सियासत का, मेरी नजर उन चीजों पे जब से मुझे होश आया तब से मैं इस नैरेटिव को एनालाइज भी कर रहा हूँ, इसको स्टडी भी कर रहा हूँ, इसके ग्रोथ और इसके एडवांसमेंट को भी बराबर से देखता चला रहा हूँ, पढ़ता चला रहा हूँ। और इफ्तिखार भाई, मेरा सवाल ये था कि क्या जैसे किताब से अंदाजा लगता है कि नरसिम्हा राव के जमाने से, उनका फोटो भी आपने किताब में लिया है साथ बिल्कुल में, बिल्कुल और फिर बिल्कुल अटल बिहारी वाजपेयी के जी साथ आपका जोड़ हुआ और फिर शायद इंटरेस्ट बढ़ा, या उससे पहले का इंटरेस्ट है? ये इंटरेस्ट मेरा उससे पहले का है। मैंने फैजान साहब 1995 में मैं बहुत ज्यादा उर्दू के अखबारात में मुतवातिर लिख रहा था और 1995 में मैंने किताब में भी उसका जिक्र किया हुआ है और वो पोर्शन किताब का हिस्सा भी मैंने बनाया हुआ है कि मैंने 1995 में यानी 1996 के इलेक्शन से पहले एक सीरीज शुरू की थी, मुसलमानान हिंद और मौजूदा सियासी सूरत हाल, और उसमें संघ परिवार को लेकर मैंने 12-13 क्वेश्चंस जो है वो फ्रेम किए थे और उस बहस को वहीं छोड़ा था कि जब तक इन सवालात के हमें कोई जवाब नहीं मिल जाते या मैं इन सवालात के जवाब अपने मुताले और मुशाहिदे से हासिल नहीं कर लेता, तब तक मैं फिल वक्त इस मौजू पर आगे नहीं बढ़ने जा रहा हूँ। तो ये मेरी 1996 से ये सिलसिला मेरा चल रहा है। अच्छा, मेरे सामने सवाल ये हुआ कि संघ के बीच में और मुसलमाना ने हिंद के बीच में जो बराबर एक एब्सेंस ऑफ डायलॉग है और एक और प्रेजेंस ऑफ रिफ्ट है, एक वो बढ़ती ही चली जा रही है। देखिए, करोड़ों मानने वाले हों जिस आइडियोलॉजी के, जिस ऑर्गेनाइजेशन के,
और करोड़ों मानने वाले हों एक मखसूस मजहब के, उन दो के बीच में बराबर खलीज बढ़ती जाए, गल्फ बढ़ती जाए, दूरी बढ़ती जाए, ये किसी भी एंगल से और किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। बल्कि हमको इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए था, और जो हमने बदकिस्मती से नहीं किया, न सिर्फ एक्सेप्ट करना चाहिए था बल्कि हमको एंगेज करना चाहिए था। तो मुझे ये लगा कि एंगेजमेंट ही एक ऐसा ऑप्शन है कि जिससे कि दोनों के बीच में एक ब्रिजिंग को एक बुनियाद फराहम की जा सकती है। आपने उन 6 डिस्कोर्सेस का जिक्र किया है जी, मैंने और जिक्र उन किया। लोगों के नाम दिए हैं जिन्होंने उनको अटेंड किया। ज्यादातर तो वो नाम कॉमन हैं, जी वो हाँ, पहले भी बिल्कुल रहे, आगे भी बिल्कुल रहे। बिल्कुल। जी हाँ, तो जी हाँ। उससे एक तो ये नतीजा निकलता है कि कोई बहुत एक्सपेंड नहीं हुआ वो डिस्कोर्स, वो ठीक है। सेम लोग ही बार बार करते रहे। हम्म। मैं जानना ये चाह रहा हूं कि उस डिस्कोर्स में क्या सिर्फ ये कोशिश हुई कि संघ परिवार के जो इश्यूज हैं हम्म। उनको मुसलमानों को समझाया जाए और तैयार किया जाए कि आप इनको समझें, या ये भी कोशिश हुई कि जो मुसलमानों के लिए सेंटिमेंटल इश्यूज हैं उनको संघ परिवार भी समझे? और जो आपने बार बार बात कही है कि साहब इक्वालिटी होगी तब डायलॉग होगा, क्या हम्म। ये चीज हुई? क्योंकि कहीं किताब में ये जिक्र नहीं आया कि कौन से मुद्दों पे बात हुई, बहुत उसका जिक्र सरसरी है, एक आध जगह कहीं पे आ गया हो। ऐसा है फैजान साहब के जो ये कई डायलॉग के सेशंस हुए, ये बात आपकी ठीक है कि उसमें मोस्टली वही लोग रहे और कोई बहुत ज्यादा उसकी ऑडियंस में तब्दीली नहीं रही। आ, आपका सवाल बड़ा वाजिब है कि जो डायलॉग था, डायलॉग का मतलब होता है कि दोनों की बातों को कहने की जमीन मिलना और दोनों को अपनी बात कहना। इस डायलॉग के प्रोसेस में मेरी कोशिश ये रही कि मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों के जो सेंटिमेंट्स हैं, जो उनकी फीलिंग्स हैं, जो उनके इश्यूज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और इश्यूज ऑफ डिफरेंस हैं, जिनके दरमियान, जिनकी वजह से संघ के बीच में और मुसलमाना ने हिंद के बीच में बराबर खलीज बढ़ रही है, मैंने उन इश्यूज को ही उठाया। और उधर से उन्होंने उन इश्यूज को उठाया जो ऐसे, मान लीजिए अगर मैं सरसंघचालक जी की हरियाणा भवन की बात करूं, तो उन्होंने पूरी अपनी जो आइडियोलॉजी है, हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है, हिंदुस्तान की माइनॉरिटीज के हवाले से जो उनका एक अपना सोचने का तरीका है, और वो तमाम बातें उन्होंने भी रखी और मैंने भी रखी। मिसाल के तौर पर मैं चंद बातें आपसे शेयर करता हूँ। मिसाल के तौर पर ये बात आई, मैंने रखी कि जो ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर शख्स हिंदू है, उस पर मैंने ये बात वाजे तौर पे कही और मैंने किताब में भी इस बात का जिक्र किया आपने है लिखा कि ज्योग्राफिकल हिंदूज हैं। ज्योग्राफिकली टेरिटोरियल बेसिस पे हम ये बात कर सकते हैं, लेकिन जब तक हिंदू जो है वो धर्म के खाने में लिखा जाता रहेगा ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में, जब तक हिंदुइज्म जो है कि रिलीजियस आइडेंटिटी के तौर पे हमारे तमाम रिकॉर्ड्स में, हमारी तमाम कॉरेस्पॉन्डेंस में, हमारे तमाम मामलात के अंदर वो चलता रहेगा, तो मुझे ये बताइए कि मैं तो उस कॉलम में अपने आप को मुस्लिम लिखूंगा। हिंदू कम्युनिटी के लिए तो ये आसानी थी कि वो रिलीजियस कॉलम में भी हिंदू लिख लेता और वैसे भी लिख लेता। तो मेरी जो रिलीजियस आइडेंटिटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपने प्रोविजंस के तहत मुझे उसको अलाउ करता है, उसको सिक्योर करता है, उसको गारंटी देता है, तो मेरी जो वो रिलीजियस आइडेंटिटी है एज ए मुस्लिम या एज ए क्रिश्चियन या एज ए सिख या एज ए बुद्धिस्ट, वो कहाँ चली जाती है? तो ये बुनियादी चीज है जिसके लिए मैंने कहा, वहां भी ये बात कही थी उस दिन, और किताब में मैंने यही लिखा कि जब तक ये रिलीजियस आइडेंटिटी है हिंदू कम्युनिटी की, तमाम जो दूसरी वैधतें हैं, दूसरे यूनिट्स हैं, ये दूसरे रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, वो अपने आप को हिंदू नहीं कह सकती। एंड आई स्टैंड बाय दिस व्यू। तो उस पर सरसंघचालक जी ने ये कहा कि जहां तक हमारा ताल्लुक है, 4 जुलाई को जब बुक रिलीज की तब भी कहा, हरियाणा भवन में भी कहा, और उसके अलावा और भी कई मौकों पर उन्होंने यही बात कही कि हम हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र मानते हैं, हम हिंदुस्तान में रहने वाले हर शख्स को हिंदू मानते हैं, लेकिन अगर आप उसको भारतीय कहते हैं तो हमें उसकी ना कोई चिंता है, ना हमें उस पर कोई एतराज है।
यानी इस तरह से बात चली। इसी तरह से जो बाबरी मस्जिद का कजिया, बाबरी मस्जिद का इशू चलता रहा, हमने उस पर भी एक इशू उठाया। और मैं बार बार ये बात जो है आज से नहीं कर रहा हूँ, नरसिम्हा राव जी के जमाने से कर रहा हूँ कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट अक्टूबर 1991 में बना, जो आपने सिक्योर उसमें एक डिस्कोर्स में लिखा कि उसे डिस्कोर्स में लिखा 9 है शेड्यूल में कि डाल दिया उसको जाए। 9 शेड्यूल में उसको डाला जाए, जिसको हमने कभी अपनी डिमांड भी नहीं बनाया, जिसकी वजह से वो आज जो दिक्कतें हमारे सामने आती है वो आ रही है। तो मैंने उस इशू को भी सामने रखा कि अयोध्या बार बार रिपीट ना हो। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान का जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो ये जो एनमिटी पैदा हो रही है, और इससे जो सारा हमारा प्रोसेस जो है, हमारी हार्मनी जो है वो इन्फ्लुएंस हो रही है, इम्पैक्ट हो रही है, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। इसका रास्ता यही है कि इस एक्ट को 9 शेड्यूल में 31B में डाल दिया जाए। ये बात हमने रखी। कश्मीर पर मैंने बात रखी, इसी तरीके से और भी कई इश्यूज पर रखी, तो हमने इश्यूज डिस्कस हुए और हर उसमें इश्यूज डिस्कस हुए। अच्छा इफ्तिखार भाई, ये भी बताएं कि आपने लिखा है एक पूरी लंबी लिस्ट जो बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिए जी, और आरएसएस चीफ ने दिए। उसमें आरएसएस चीफ के पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में आपने ये लिखा है कि मथुरा और काशी आरएसएस के एजेंडा पे नहीं है। जी, तो जरा इसको तफसील से बताएं कि ये ऐसे ही उन्होंने कहा है, या काशी या मथुरा में अगर कोई डिमांड चलेगी, जैसी कुछ कुछ लोअर कोर्ट में दोबारा से उसे रिवाइव किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट असंवैधानिक है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उस पे संघ परिवार क्या वो बात जो कही है आरएसएस चीफ ने उस पे कायम रहेंगे या अपना स्टैंड चेंज करेंगे? देखिए फैजान साहब, संघ परिवार उस पर कायम रहेगा या उस पर कायम नहीं रहेगा, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ये तो संघ परिवार ही बताएगा। लेकिन जहां तक मेरे इस पॉइंट को मेंशन करने का ताल्लुक है सरसंघ चालक जी के पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के हवाले से, तो ये बात सरसंघ चालक जी ने मुरादाबाद में जब उनका दौरा हुआ था पिछले दिनों में, तो मुरादाबाद में बड़ी कैटेगोरिकली उन्होंने इस बात को कहा। मेरी जो दिक्कत रहती है वो ये रहती है कि जब भी कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से आए या वो सरसंघ चालक जी की तरफ से आए, अनफॉर्चुनेटली एज ए कम्युनिटी हम उस पर पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करने में हमें बड़ी हेजिटेशन और बड़ी रिलक्टेंस हमारे एंड पे रहती है, जो नहीं रहनी चाहिए। मैं ये मानता हूं कि पॉजिटिव स्टेटमेंट जब भी आता है, और खासतौर से इस तरह के इश्यूज पर जिनकी अपनी एक स्ट्रेटेजिक वैल्यू है, उन पर हमको बिना किसी तरह का डिले किए हुए हमको इमीडिएटली उसको वेलकम करना चाहिए। और साहब क्या होता है, एक कंसोलिडेशन पैदा होता है, एक दोनों के अंदर एक ट्रस्ट पैदा होता है, और ट्रस्ट डेफिसिट के अंदर कमी पैदा होती है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि जब वो चीज पॉजिटिव डोमेन में चली जाती है, तो फिर उसमें से निगेटिविटी का निकालना और निगेटिविटी निकालने वालों के लिए जमीन थोड़ी सी तंग होती है। जब हम उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, हम उसको अप्रिशिएट ही नहीं करते, तो उससे रिजल्ट क्या निकलता है कि जब एक शख्स आउट ऑफ द वे जाके आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की तरफ को बढ़ता है और ब्रिजिंग की तरफ बनाने की उसकी कोशिश होती है, तो हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि हम उस ब्रिजिंग के प्रोसेस का हिस्सा बने। अनफॉर्चुनेटली हम उसका हिस्सा नहीं बनते हैं। और आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, इसीलिए मैंने 8 आर्टिकल लिखे हैं आरएसएस चीफ के स्टेटमेंट्स पे, और जो उनके पॉजिटिव स्टेटमेंट्स रहे हर बार उसको वेलकम भी किया है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अक्सर इनकंसिस्टेंसी है स्टेटमेंट्स में। जैसे अभी जो दशहरे वाला एड्रेस हुआ एनुअल, उसमें पॉपुलेशन पॉलिसी का जिक्र फिर से आ गया, जबकि सारे डेमोग्राफियर्स कह चुके हैं कि हिंदुस्तान में कभी भी ये मुमकिन नहीं है कि मुसलमान ओवरटेक करेंगे। जो फर्टिलिटी रेट है वो मुसलमानों का सबसे ज्यादा तेजी से गिर रहा है। तो इस इनकंसिस्टेंसी से थोड़ा जो ट्रस्ट है वो डेवलप नहीं हो पाता। लेकिन मैं आपसे एग्री करता हूं कि अगर कोई अच्छी बात कह रहा है तो उसकी अच्छी बात की तारीफ हो, और अगर उसने कोई गलत बात कही है तो उसका क्रिटिसिज्म हो। बिल्कुल हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, दोनों चीजों पे एग्री करता हूं मैं। देखिए पॉपुलेशन की जहां तक प्रधान साहब बात है, हम हर चीज को अपने गले में क्यों डाल लेते हैं। पॉपुलेशन पे अभी दशहरे पर विजयदशमी के दिन जो सरसंघ चालक जी ने स्पीच दी,
अपने एड्रेस में उन्होंने पॉपुलेशन के बढ़ने को एक इशू बताया। जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ता था 60s में, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हमारी इंडियन इकोनॉमिक्स के अंदर एक मेजर सब्जेक्ट हुआ करता था। और ये एक सच्चाई है कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन जो है वो अब आपके इंडिजिनस रिसोर्सेज पर एक कंस्ट्रेंट की शक्ल में आती है, और कहीं ना कहीं उससे फैमिली प्लानिंग का एक कॉन्सेप्ट जो है वो निकलता है। वो बात उन्होंने भी कही, और उसके साथ में क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम इश्यूज जुड़ जाते हैं और हमारी तरफ से कोई रिएक्शन भी इस तरह के आ जाते हैं, कुछ उधर से भी स्टेटमेंट्स इस मिजाज के आ जाते हैं, और उसके नतीजे में उन्होंने साथ साथ जब पॉपुलेशन कंट्रोल की बात की तो उन्होंने ये कहा कि ये किसी संप्रदाय विशेष के लिए मैं नहीं कह रहा हूं। तो मेरे जैसा आदमी जो है वो अगर उन्होंने एक बात बढ़कर कही है कि संप्रदाय विशेष के लिए नहीं कह रहा हूं, तो फिर मैं उसको मुस्लिम इशू की तरफ बनाने के लिए क्यों अपने जहन को मैं ले जाऊं। मैं इस थ्योरी से इत्तेफाक नहीं करता। बात सही है, लेकिन ये कि वो जो आप जब पढ़ते थे तब पूरे विश्व में जो है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उन्हीं डिकेड्स में बढ़ी है। हाँ जी हाँ, उसी जमाने मसला था, लेकिन आज जो है ये एक ह्यूमन कैपिटल है। हाँ ठीक और बात है। अगर हम जो है फर्टिलिटी रेट से बहुत नीचे चले जाएं, रिप्लेसमेंट रेट से नीचे, तो वो अच्छी चीज नहीं माननी जाती। चाइना ने भी अपनी चाइना में हुआ पॉलिसी एक्सपेरिमेंट। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हम फिर किताब की तरफ आते हैं। जी तो आपने फिर बड़ी तफसील से रीजंस लिखे हैं। जी। ये जो हिंदू मुस्लिम डिवाइड हुआ, एक तो आपने मोहन भागवत जी की तरह ये बात कही कि इसकी जिम्मेदारी अंग्रेजों की है, लेकिन फिर आपने मुस्लिम अपीजमेंट उसमें कहा, फिर आपने कहा ब्लाइंड अपोजिशन टू सेकुलरिज्म, उस पे बात कही आपने के साथ आरएसएस और बीजेपी सेकुलरिज्म की मुखालफत करते रहे, और फिर आपने ओपन हेट्रेड और हॉस्टिलिटी जो कैडर की रही टुवर्ड्स मुस्लिम्स। तो बहुत से लोग जो मुसलमानों में ये समझते हैं कि आप बहुत ही प्रो हिंदुत्व हैं, वो किताब से कहीं ऐसा नजर नहीं आया, या जो मुसलमानों के कंसर्न हैं उसे बड़ी ईमानदारी से लिस्ट किया है, अलग अलग पेजेस पे हैं। कोशिश किताब अगर पढ़ेगा आदमी तभी उसे अंदाजा होगा। जी जी। इसीलिए किताब पढ़े बिना किसी किताब पे ओपिनियन नहीं देना चाहिए। तो मुझे आप जरा सा ये बताइए कि ये जो उधर से मुसलमानों के बारे में गलत फहमियां हैं, इसमें क्या आपको वाकई लगता है कि मुसलमानों का कभी अपीजमेंट हुआ, या ये एक बोगी थी? अगर मुसलमानों का अपीजमेंट हुआ होता तो उनके जो एजुकेशनल और इकोनॉमिक हालात होते वो ना होते जो सच्चर कमेटी ने हमें बताए। प्रज्ञा साहब, मेरा जब मैं अपीजमेंट की बात करता हूं तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिस तरह से अब मुस्लिम अपीजमेंट की बात संघ की तरफ से हमेशा से होती आई है, मैं उस थ्योरी से एग्री नहीं करता। मैं बड़ा क्लियर हूं इस मामले में। मुस्लिम अपीजमेंट का जहां तक ताल्लुक है, मेरा उसमें कहना यह है कि सिंबॉलिज्म को हमने इख्तियार किया। हमसे मुराद ये है उस दौर की जो सेकुलर गवर्नेंस रही, और जो रूलिंग डिस्पेंसेशन उस जमाने में नहीं, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, चाहे जनता पार्टी की रही हो, चाहे जनता दल की रही हो, वगैरह वगैरह, जो भी लोग रहे उस जमाने में, ऊपर ऊपर के काम हुए। प्रेसिडेंट बन गए, वाइस प्रेसिडेंट बन गए, गवर्नर्स बन गए, मैंने पूरी लिस्ट दी, बहुत लंबा चौड़ा बना। और इसको जब कोट करना पड़ता है, मान लीजिए हिंदुस्तान से बाहर जाके आप पे जिक्र करते हैं तो आप कहते हैं साहब देखिए हमने तो ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। बेशक किया, और हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में वही सेकुलर डिस्पेंसेशन जो है, जब एक कमेटी, हाई पावर कमेटी बनाती है, और हाई पावर कमेटी बनाने के बाद जब उसमें से जो कुछ रिवील होता है, वो ये बताता है कि हिंदुस्तान की जो लार्जेस्ट माइनॉरिटी है, वो उसका जो स्टेटस है, वो जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जो कमजोर तबका है, जो मोस्ट डिप्राइव्ड जिसको आप कह सकते हैं, मोस्ट अनप्रिविलेज जिसको आप कह सकते हैं, हम उससे भी नीचे चले गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने
इस तरह का अपीजमेंट किया कि ऊपर ऊपर से कुछ लीपापोती ऐसा करके चलो जिससे कि हम ये मिसालें भी दे दें, ये मिसाल भी दे दें, ये मिसाल भी दे दें, लेकिन एज ए होल कम्युनिटी का जो मेरी डेवलपमेंट होना चाहिए था, जो उसका पार्टिसिपेशन गवर्नेंस में होना चाहिए था, जो उसका रिक्रूटमेंट जिस तरह से होना चाहिए था, जिस तरह से उसका इंडस्ट्री में, इकोनॉमिक में, पूरी ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर जो शेयर होना चाहिए था, हम तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में थे, आज भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही हैं। चंद मिसालें मैं भी दे सकता हूं, जो मिसालें दे सकते हैं अजीम जी की मिसाल देने से, या सिप्ला की मिसाल देने से, या अहमद फूड्स की मिसाल देने से, या और इस तरह के कई नाम लेने से मसला हल नहीं होता है। मसला हल होता है कि ग्राउंड जो रियलिटी है वो ये है कि हिंदुस्तान का मुसलमान आज भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और जब मैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहता हूं इसका मतलब ये है कि वो अपने बलबूते पर, अपने हाथ पांव पर, अपनी सलाहियत पर, अपने छोटे छोटे कमरों में, छोटी छोटी जगहों में कारखाने चला के, काम करके अपने हाथों से अपनी दुनिया बनाता है। यकीनन उसके हालात कुछ बेहतर जरूर हुए हैं, लेकिन जब तक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में मैं नहीं आता हूं, अपनी आबादी के तनासुब को मैं नहीं कहता, लेकिन कम से कम एक साइजेबल प्रेजेंस तो मेरी होनी चाहिए, तो वो तो मिसिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि जो गवर्नेंस रही, वो उस गवर्नेंस का मिजाज ये रहा कि उसने मुझे उतना मौका नहीं दिया कि मैं भी कहीं खड़ा हो सके ये कह सकता कि मैं भी इस मुल्क का जो एक्चुअल डेवलपमेंट है, जो इस वहां पे कहीं मेरा भी इतना एक सब्सटेंशियल शेयर है इसकी बेस पे। क्योंकि देखिए मैं ये मानता हूँ फैजान साहब कि कम्युनिटी जो है वो अपने कंट्रीब्यूशन से अपने लिए स्पेस पैदा करती है। जब मेरा स्पेस जो है ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट में, नेशनल डेवलपमेंट में उतना नहीं होता, और मैं एक ऐसी कम्युनिटी बन जाता हूँ जो कंसेशन सीख करती रहती है, मुझे रिजर्वेशन चाहिए, मुझे वजीफा चाहिए, मुझे यहाँ पे ये जो है क्या कहते हैं ऐसा कलेक्टर चाहिए, मुझे यहाँ पे ऐसी जो है फैसिलिटीज चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के डोमेन में रहते हुए मैं ये सब मांगू गवर्नमेंट से, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जहां मैं मांग रहा हूं, मैं सिर्फ डिमांडिंग ना हूं, बल्कि मैं कंट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहीं ना कहीं दोनों के बीच में एक जो इक्विलिब्रियम होना चाहिए, जो एक बैलेंसिंग रिलेशनशिप होनी चाहिए, वो अनफॉर्चुनेटली मिसिंग रही। और उस मिसिंग अपॉर्चुनिटी को और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस कम्युनिटी के सामने आज भी हमारे सामने मौजूद है, मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कहता हूं कि वो अपीजमेंट था। नहीं, मैं दूसरी चीज आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं कि एक तरफ तो ये कहा संघ परिवार ने और बीजेपी ने कि कांग्रेस ने मुसलमानों का अपीजमेंट किया, जिसके नतीजे में हार्ड कोर एक कॉन्स्टिट्युएंसी उनकी अपनी खड़ी हो गई उस रिएक्शन में। जी। दूसरे यहां कुछ हुआ नहीं, मतलब मुसलमानों को तो कुछ मिला नहीं, लेकिन उस अपीजमेंट की पॉलिसी की वजह से एक मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत का माहौल हो गया। यानी सो मच सो कि मनमोहन सिंह ने सिर्फ इतना कह दिया कि साहब माइनॉरिटीज हैव द फर्स्ट क्लेम, आपने भी कोट किया है ये, ऑन नेशनल रिसोर्सेज, जो हमेशा किसी भी अंडर प्रिविलेज से कहा जाएगा। जो मेजॉरिटी कम्युनिटी होगी उसके लिए नहीं कहा जाता। किसी मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में मेजॉरिटी के राइट्स नहीं मेंशन किए जाते, राइट्स मेंशन किए जाते हैं सिटीजन के, और राइट मेंशन किए जाएंगे जिसको जरूरत है प्रोटेक्शन। सही सही। लेकिन ये कि वो पूरी नरेटिव बदल दी और उसे ऐसे पेश किया गया कि साहब ये तो बहुत मुसलमानों के साथ जैसे उन्हें बहुत जबरदस्त कोई फेवर्स दिए जा रहे हैं, जब कोई फेवर्स की बात नहीं थी, ये तो एक सेंटेंस था, उसका वो मीनिंग नहीं था जो मीनिंग बना दिया गया। तो दोनों तरफ से मुसलमानों का नुकसान ही हुआ एक तरह से। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चीज और भी फैजान साहब हमें आपको देखनी पड़ेगी कि ये जो हार्ड कोर आइडियोलॉजी इसको कहा जाता है, या संघ परिवार का जो राइज है इसको हम कहते हैं, या आज संघ यहाँ तक पहुंची है एक ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल में, और एक पॉलिटिकली जो है बीजेपी आज फुल फ्लैश्ड मेजॉरिटी के साथ हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रही है। ये एक हमारी जमीनी सच्चाई है, इट्स ग्राउंड रियलिटी। ये सफर, जैसे मैंने शुरू में कहा था, कि ये काउंटर नैरेटिव का सफर है, और वो काउंटर नैरेटिव का सफर चलते 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 चलते, जैसे मैंने बुक में लिखा कि 1967 में जब भारतीय जनसंघ 30-32 सीटें लेके आती है, तो हम जो है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, हमारे डिबेट और डिस्कोर्स में वो चीज नहीं आती। ये पैरेलल एक चीज राइज कर रही है चीज जो है। इसी के साथ साथ मैं थोड़ा सा और पीछे आपको ले जाऊंगा कि 1949 में
मुझे यहाँ से शुरू करना चाहिए था। 1949 में जब बाबरी मस्जिद के अंदर और आपने लिखा है मैंने बहुत सफाई से लिखा किताब है, जी, बहुत आपने सफाई लिख से दिया लिखा कि है ये क्लैंडस्टाइन इंस्टॉलेशन ऑफ जी, आइडल्स। मैंने ये लिखा है बहुत वजह से, क्लैंडस्टाइन इंस्टॉलेशन ऑफ आइडल्स हुआ। और मैंने ये भी लिखा है, और मैं उसको यहाँ दोहराना चाहता हूँ, कि पंडित जी जो हैं उस जमाने में वो इस हिंदुस्तान की अनडिस्प्यूटेड लीडरशिप थे, और उनको जिस तरह के इख्तियारात हासिल थे, जिस तरह की उनको एक्सेप्टेंस और पॉपुलैरिटी हासिल थी, वो कुछ भी करने के मुतहम्मिल थे, वो कुछ भी फैसले कर सकते थे। वो इस मसले को इतना छोड़ के नहीं जाते, वो इसको रिजॉल्व करना चाहिए था। मौलाना आजाद जैसे लोग मौजूद थे, हिफ्जुर रहमान जैसे लोग मौजूद थे उस जमाने में, रफी अहमद खिदवाई जैसे लोग उस जमाने के अंदर मौजूद थे, और आपके गोविंद वल्लभ पंत जैसे लोग मौजूद थे। आप एक हमारे पास बहुत जबरदस्त काडर मौजूद था, बड़ी मेच्योर्ड सीजन लीडरशिप मौजूद थी, जो कि इंटरनेशनल मूवमेंट की कोख से निकली थी। उसने जो ये इस इशू को वहां पर छोड़ दिया, मैं ये कहता हूं और ये मानता हूं, और मैंने लिखा भी यही है, कि उस दिन हिंदुस्तान की सेकुलर सियासत ने इस नैरेटिव को वो जमीन फराहम कर दी, जिस पर फिर आगे चलकर ये नैरेटिव धीमे धीमे, और बहुत सी गलतियां और ब्लंडर्स होते रहे जिनका जिक्र किताब में है, और करते करते ये सिलसिला यहाँ तक पहुंचा है। तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो नैरेटिव बढ़ा और ये जो चीजें यहाँ तक आई, इसमें सिर्फ खाली अपीजमेंट का ही रोल नहीं है, इसमें इस चीज का भी रोल है कि सेकुलर गवर्नेंस की जो ब्लंडर्स हैं वन आफ्टर द अदर, और उसी के साथ साथ जैसे मैंने अपनी कम्युनिटी का भी जिक्र किया है कि हमारी अपनी जो लीडरशिप जिनका कहना यह है कि हम आपको रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने जिस तरीके से बाबरी मस्जिद के और अयोध्या के इशू को हैंडल किया, वो इतना अफसोसनाक रहा और इतना इमेच्योर्ड रहा कि आप मुझे बताइए कि जिस चीज को आप रोकना चाह रहे थे, आपकी जो सारी स्ट्रेटेजी है, उस स्ट्रेटेजी से आप न सिर्फ ये उसको रोक नहीं पाए, बल्कि आपने उसको वो तमाम जमीन दी और वो तमाम सपोर्ट सिस्टम जो है दिया और तमाम बेस प्रोवाइड की, कि आप देखिए कि मैंने किताब में लिखा, उस दिन भी भाषण में कहा, आज भी कह रहा हूं कि मैं मैं तो अपने व्यूअर्स के लिए आपका वो जुमला बोल दे रहा हूं जो किताब में लिखा है, हाँ, कि बिगनिंग ऑफ सक्सेस ऑफ हिंदुत्व जो है वो इस क्लैंडस्टाइन इंस्टॉलेशन से शुरू हुआ। आई स्टैंड बाय द स्टेटमेंट, एब्सोल्युटली, ये लिखा है किताब में। मैं तो आई स्टैंड बाय द स्टेटमेंट। नहीं, अब ये बाबरी मस्जिद के सिलसिले में जैसे आपने कहा कि साहब कम्युनिटी ने उसे मिसमैनेज किया, हाँ, तो आपको मालूम है कि लार्जर कम्युनिटी का तो कोई इतना बड़ा रोल नहीं होता, और आपने पार्टीशन के सिलसिले में भी ये बात लिखी है कि एक इलीट ने एक डिसीजन करा दिया और बाकी मासेस को उसका जो है पार्सली नहीं है उसके साथ, हाँ, जो उसके पार्टिसिपेंट नहीं है। ऐसे ही मुस्लिम रूल में भी एक इलीट रूल करती थी और मासेस को तब भी कुछ नहीं मिला था, अब भी कुछ नहीं मिलता है। लेकिन मैं जरा सा ये आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ और जानना चाह रहा हूँ कि एक तरफ तो उलेमा के हाथ में लीडरशिप चली गई क्योंकि पर्सनल लॉ बोर्ड आ गया, और दूसरी तरफ बड़े बड़े हिस्टोरियंस जो थे वो ये बात लिख रहे थे बार बार कि साहब बाबरी मस्जिद एक हिंदू राम टेम्पल को डिमोलिश होके नहीं बनी है, और 3 जजमेंट्स थे 19th सेंचुरी के जो चबूतरे के बारे में थी, और चबूतरे पे भी ओनरशिप साबित नहीं हुई, और वो तीनों केसेस जो है एक तरीके से जो सुन्नी वक्फ बोर्ड था उसके फेवर में गए। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के माइंड में ये था कि जुडिशियल वर्डिक्ट जो है, हमारा केस बड़ा स्ट्रांग है, हम उसको जीत लेंगे। तो एक तरह से वो ये आर्गू कर सकते हैं कि हमने तो देश की जुडिशरी में फेथ दिखाया, और आप देखेंगे कि बीजेपी के लीडर्स उस जमाने में ये कहते थे कि जो आस्था का मसला है उस पर कोई जुडिशरी फैसला नहीं करेगी, क्योंकि उनको लगता था उनका केस वीक है। इवेंचुअली जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई आस्था के बेसिस पे जजमेंट नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने कई चीजें एविडेंस के मामले में कंट्रोवर्शियल की जिनके बारे में मैंने आर्टिकल लिखे, लेकिन ये कि वो फैसला बेसिकली लीगल इश्यूज पे है, तो कहीं पर एक कंप्रोमाइज हो जाता तो बेहतर था। लास्ट में भी सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश कराई आर्बिट्रेशन की, वो आर्बिट्रेशन भी नहीं हुआ। अली मियां ने भी कहीं कहीं पे जिक्र किया कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी जो है उसमें जरा ज्यादा एग्रेशन था। तो आपको लगता है कि बिल्कुल टोटली मिसमैनेज हो गया
वो मामला, या उसमें कुछ मजबूरियां थी कि साहब हम जो कोर्ट कह देगी वो मान लेंगे, और जब कोर्ट का फैसला आया तो मुस्लिम कम्युनिटी ने उस पर उफ भी नहीं कहा? फैजान साहब, मेरा इसमें कहना यह है कि जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे और एक लीडरशिप के तौर पे किसी सब्जेक्ट को लेते हैं, यानी उसकी जिम्मेदारी आप लेते हैं, तो उस जिम्मेदारी में फिर एक परफेक्ट एनालिसिस भी होनी चाहिए उस सारे इशू की। और जब आप उसकी एनालिसिस में जाते हैं तो उसके कुछ प्रॉज होते हैं, उसके कुछ कॉन्स होते हैं। फ्रॉम डे वन बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने भी कहा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कहा, और मुख्तलिफ जो हमारे प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशंस और पर्सनालिटीज हैं कम्युनिटी की, वो भी बराबर कहती रही कि अदालत का जो फैसला होगा वो हमें तस्लीम होगा। आपने जैसे फरमाया कि भाई हमारा केस इतना स्ट्रांग था कि हमें ये यकीन था कि जुडिशरी में जब हम जाएंगे तो 100% हम जो है वो इस मुकदमे को जीत लेंगे। ये एक एजम्पशन है, जो हाइपोथेटिकल एजम्पशन है। हो सकता है, मुझे बताइए कि इफ यू आर अ लीडर एंड यू आर अ लीडरशिप, तो उसका जो दूसरा एस्पेक्ट था कि इन केस इफ द जजमेंट गोज अगेंस्ट अस, आपने उस पर क्यों गौर खौस नहीं किया, क्यों उस पर आपने मंथन नहीं किया? आप कहते रहे, किसने आपको ये समझा दिया था कि अदालत का फैसला आपके ही हक में आएगा, दूसरा फैसला नहीं आएगा? अगर फैसला दूसरा आता है तो आपने उसके बारे में क्यों गुफ्तगू नहीं की? आज मुझे कोई बताए, जो मैंने किताब में लिखा कि जब आप कहते रहे अदालत का फैसला होगा, अदालत ने एक फैसला दे दिया, और आपसे ज्यादा कौन इस बात को बेहतर बताएगा कि वो फैसला आस्था पे नहीं, लीगल इश्यूज पे है। मैं उसको वहीं छोड़ता हूँ बात को। मैं इस चीज को थोड़ा सा और आगे ले जाना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए कि कितनी कोशिशें हुई, नरसिम्हा राव जी के जमाने में हुई, चंद्रशेखर जी ने की, अटल जी ने की, सब लोगों ने कोशिश की कि भाई किसी तरह से दरमियान का एक रास्ता निकालो। राजीव गांधी ने भी कोशिश की, शिलान्यास जो किया था, शिलान्यास बाबरी मस्जिद पे तो नहीं था ना, बाबरी मस्जिद को भी छोड़ा गया था शिलान्यास में, चबूतरा भी छोड़ा गया था, चबूतरे से 300 मीटर दूर पर शिलान्यास किया गया था। और कई मौलानास को लेकर, इसमें मुफ्ती मुकर्रम साहब भी शामिल थे, नरेंद्र तिवारी जी हेलीकॉप्टर में बिठा के ले गए थे, उनको दिखाया था कि ये सब है। तो आपने कहा कि नहीं साहब, ये तो वक्फ की जगह है, हम कैसे दे देंगे इस जगह को? तो ये एडमेंट आपका एटीट्यूड चलता रहा। और इसी के साथ साथ में फिर जब आखिर में, बात लंबी हो जाएगी, जब हमारे चीफ जस्टिस उस वक्त के जो है, उन्होंने कहा कि भाई को रास्ता दरमियान का निकाल लो, तब भी हमने रास्ता निकालने की कोशिश, हमने कहीं नहीं करने की कोशिश की। आज मुझे बताएं कि अगर एक तरफ आपका मौकिफ था कि मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी, ये एक स्टैंड था हिंदुस्तान के मुस्लिम लीडरशिप का, ठीक है। दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि अदालत का जो फैसला होगा हम उसे मान लेंगे। अब जो फैसला आया और आपने नेगोशिएशंस के रास्ते से रास्ता नहीं निकाला, अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह से 30 किलोमीटर दूर एक जगह पर आपको एक जगह, एक जमीन दी जाती है, उस जमीन को आप लेकर इस इशू को सॉर्ट आउट, ये आपकी नजर में हो जाता है। तो मेरा सवाल फैजान साहब इस पूरी लीडरशिप से ये है, और जो मैं मिस हैंडलिंग और मिस मैनेजमेंट कहता हूं, कि भाई अगर 30 किलोमीटर दूर, पहली बात तो ये कि 30 किलोमीटर दूर जगह लेने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान आजाद मुल्क है, आप कहीं भी जगह लेके अच्छी से अच्छी मस्जिद बना सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर आप 30 किलोमीटर जगह ले सकते थे, तो भाई आपने इतने साल तक ये जो फसादात हुए, ये जो हजारों लोगों की जानों का जिया हुआ, ये जो हिंदुस्तान के अंदर पूरी नफरतें फैल गई, ये जो तमाम आप समझ लीजिए कि हिंदू मुस्लिम जो है रिफ्ट जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो गई, और फासले इतने बढ़ते चले गए, और उसके बढ़ते बढ़ते जो हालात बने वो आपने और हमने सबने देखे। तो भाई अगर ये मुमकिन था, तो ये मुमकिन 86 के बाद क्यों नहीं था? ये 92 की शहादत के बाद क्यों नहीं था? ये जो इतने साल गुजारे आपने, ये साल क्यों गुजारे आपने? अगर ये पॉसिबल था तो फिर ये पॉसिबल तो भाई जब भी पॉसिबल हो सकता था। नहीं, आप सही कह रहे हैं, मगर एक इसमें जरा सा फुटनोट है कि ये अभी भी कोई जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नहीं लिया है, वो तो सुन्नी वक्फ बोर्ड, और वो जाहिर है कि वक्फ बोर्ड जो भी होता है वो तो सरकार के अंडर में होता है एक तरह से। तो ये केस भी बाबरी मस्जिद का तकरीबन 12 साल बाद फाइल हुआ था, 49 के, और बिल्कुल एक इंटरप्रिटेशन से तो लिमिटेशन पीरियड गुजर गया था।
एक इंटरप्रिटेशन से कोर्ट ने ये माना कि नहीं थे लिमिटेशन पीरियड में, तो इनिशियली आप देखेंगे कि मुस्लिम कम्युनिटी ने उसको छोड़ दिया था। वो तो कोई सरकारी अफसर रहा होगा जिसने जब 12 साल बाद देखा कि भाई ये वक्फ की प्रॉपर्टी थी, इस पे ये मामला हुआ, तो वो केस उठा। मैं उस मुद्दे पे नहीं आपको ले जाना चाह रहा हूं। एक और आपने रेफर किया है और सब लोग कहते हैं बार बार शाहबानों के मामले को कि वो भी मिसहैंडल हो गया, और उसमें बहुत सच्चाई है उसकी मिसहैंडलिंग में जी। लेकिन एक किताब में आपने लिख दिया और कई लोगों ने और भी लिखा है, लेकिन मैं एक लॉ के तालिब इल्म की हैसियत से आपको बताना चाहूंगा, कोई इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हुआ था जी। उसको अनडू करने के लिए सिर्फ एक लॉ बनाया गया था। जैसा कि ट्रिपल तलाक का लॉ भी बना, मोदी गवर्नमेंट ने बनाया जी। ऐसे ही डिवोर्स पे राइट्स के लिए एक लॉ बनाया गया, और उस लॉ को बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आपने कहा कि आप कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से गवर्न नहीं हो रहे इस मैटर में, तो फिर कोई तो सिस्टम होगा, कहां से मेंटेनेंस मिलेगी। तो ये बात हुई कि मेंटेनेंस जो है वो कोई भी अमाउंट हो सकता है। आपको मालूम है कि उस जमाने का जो लॉ था जिसके तहत शाहबानो तय हुआ था बाद तक भी, उसमें सिर्फ 500 रुपए तक की मैक्सिमम मेंटेनेंस मिल सकती थी, और इस केस में तो आपको मालूम है 179। जी हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन क्वेश्चन ये है कि बहुत से ऐसे जजमेंट्स होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो बाबरी मस्जिद का केस के बाद लॉ बना वो सही था, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का टीचर की हैसियत से मैं शायद नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि ये कोई पहला और आखिरी मामला नहीं था जहां सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलटने के लिए पार्लियामेंट ने लॉ बनाया हो। मैंने 2005-6 में काउंट किया तो 110 ऐसे मामले हो चुके थे। अभी आपको बता दे रहा हूं, वोडाफोन के मामले में हुआ, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, मोदी गवर्नमेंट ने ही 1.5 महीने के अंदर अंदर लॉ में तरमीम की उसमें, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलटा। लेकिन एक बिगर क्वेश्चन ये है कि कम्युनिटी के माइंड में ये है कि हमारे पर्सनल लॉ में इंटरफेयर ना किया जाए। इसके सिलसिले में जो आपके डिस्कोर्सेस हुए, वो 6 डिस्कोर्सेस जिनका आपने जिक्र किया, या कंटिन्यूअस जो आप कन्वर्सेशन करते हैं, कि इसमें आरएसएस की या संघ परिवार की क्या पोजीशन है, क्या कोई इसमें मीटिंग ग्राउंड है, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड जो बनेगी वो हिंदू मैरिज एक्ट या हिंदू कोड बिल के बेसिस पे होगी, या मुस्लिम पर्सनल लॉ के बहुत से अच्छे प्रोविजंस हैं जो भी पूरे, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड बन रही है तो जितने भी पर्सनल लॉज हैं उनमें जो जो अच्छी चीजें हैं वो लेके बननी चाहिए। तो इस पे कोई गुफ्तगू आपकी हुई है या उनका क्या? इस पर गुफ्तगू भी हुई, और इस पर जो व्यू है वो यही है कि जितने भी पर्सनल लॉज हमारी डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज के हमारे यहाँ हैं, उन तमाम के पर्सनल लॉज का एक तरह से एग्रीगेशन मान लीजिए आप जी, कि सबको स्टडी किया जाए, और स्टडी करने के बाद जो बेस्ट पॉसिबल इनपुट जहां से जिस पर्टिकुलर इशू पे मिलता है उसको लेकर कॉमन सिविल कोड की तरफ बढ़ा जाएगा। अब उसकी कोई कतई शक्ल जब तक सामने नहीं आती है तब तक इस तरह की बातें हो सकती हैं कि मैंने भी किसी जमाने में लिखा था कि क्या उसका मतलब हिंदू सक्सेशन एक्ट का जो है वो हम तमाम कम्युनिटीज पे लागू होना है, क्या उसमें जो है, या उसके अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ हो, या जैन पर्सनल लॉ हो, या क्रिश्चियंस का पर्सनल लॉ हो, या सिख्स का पर्सनल लॉ हो, उसका क्या स्टेटस रहेगा। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, एक सेंसिटिव इशू है, इसलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तौर पे रखा गया। इसलिए ये बात की गई है कि एक एंडेवर चलती रहनी चाहिए ताकि हम किसी कंसेंसस पे पहुंच पाए। तो मैं समझता हूं कि जितना मैंने समझा है, जितनी मेरी गुफ्तगू है इस हवाले से, संघ भी कंसेंसस ही की बात कर रही है। संघ ने कभी ये नहीं कहा, मेरे पास ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है जिसकी बेस पे मैं ये इसमें शक कर सकूं कि संघ हिंदू सक्सेशन एक्ट को पूरे हिंदुस्तान पे लागू करना चाहती है। ऐसा नहीं है, बल्कि संघ से जितनी बातचीत हुई है उसमें यही बात निकल के आती है कि कॉमन सिविल कोड का मतलब यही है कि द बेस्ट इनपुट्स फ्रॉम ईच ऑफ द पर्सनल लॉ एज दे आर एग्जिस्टिंग इन द कंट्री, और उसकी बेसिस पे हम इसको बनाएं ताकि it is acceptable to every section and every segment of the society. तो मतलब 5 अगस्त में जैसे अचानक 370 एब्रोगेट हुआ वैसा शायद नहीं होगा इसमें। मैं उम्मीद करता हूं ऐसा नहीं होगा।
और आपने एक बात सावरकर को भी कोट किया और ये कहा कि साहब उन्होंने भी ये कहा कि हार्मनी फर्स्ट, यूनिफॉर्मिटी लेटर। जी तो यूनिफॉर्मिटी अपने आप में हो, ये मैं लिखता भी रहा हूं, वो बहुत बड़ी चीज नहीं है। रियल गोल ये होना चाहिए कि लॉ जेंडर जस्ट हो। तो मैंने हमेशा ये कहा है कि यूनिफॉर्म कोड से ज्यादा बेहतर है जस्ट कोड हो। अलग अलग लॉज भी हों, लेकिन अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन से कंसिस्टेंट हैं तो वो चल सकते हैं, क्योंकि लीगल प्लूरलिज्म भी एक अपने आप में बहुत अच्छी चीज मानी जाती है। अच्छा सर, मैं ये भी जरा सा आपसे मैं एक जुमला आपसे यहाँ कहना चाहूंगा। जी देखिए, कानून, लॉज, लीगल प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब चीजें बहुत ही एक आइडियल बेसिस पे ये तमाम चीजें लिखी होती हैं। जो टेस्ट होता है ना, अभी जो आप सावरकर जी की बात कर रहे हैं, जहां मैंने हार्मनी की बात और यूनिफॉर्मिटी की बात की है, पहली बात तो ये है कि यूनिफॉर्मिटी अगेंस्ट दी लॉ ऑफ नेचर है, मैं ये मानता हूँ। डाइवर्सिटी इज द लॉ ऑफ नेचर। और बहुत अच्छा कहा। हिंदुस्तान जो है ये एक ऐसी जमीन है कि जहां पे डाइवर्सिटी को हमेशा स्पेस मिला है। और इसी वजह से कि दुनिया की हर आइडियोलॉजी, दुनिया के तमाम बड़े जो रिलीजन्स हैं, बड़ी जो फिलोसफीज हैं, बड़ी जो आइडियोलॉजीज हैं, वो इस मुल्क में न सिर्फ आई हैं बल्कि आज भी वो जिंदा हैं। आप लेफ्टिस्ट मूवमेंट को देख लीजिए ना सर, तो ये एक माहौल इस मुल्क के अंदर ये हमेशा से ये चला है कि यहाँ पर सबको जगह और सबको जमीन मिली है। मैं जो बात कहना चाहता हूँ आपके जरिए से वो ये है कि कानून तो अच्छा होता ही है, असल चीज है ऑनेस्ट, क्रेडिबल, ट्रांसपेरेंट implementation of the laws, बिल्कुल and सही। it should be across the board, and every individual citizen of the country should have a feel that I not only stand equal before the law, but the law also treats me equally. बिल्कुल सही ये है। मैं आपसे और कहना आपने चाहता आपने किताब शुरू ही डाइवर्सिटी से ही की है। हूँ। जी 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 सारा जिक्र जो है वो डाइवर्सिटी का ही है। जी। अच्छा, फिर आपने किताब में ये सब जिक्र किया कि साहब डायलॉग नहीं हुआ हाँ। मुसलमानों का संघ परिवार से, हम्म, और डायलॉग जब भी हो तो एक्सपर्ट्स हों उसमें मौजूद, बिल्कुल। स्पेशलिस्ट हों उसमें मौजूद, और ये कोई एक वन टाइम इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी नहीं है बल्कि सस्टेन किया जाए। ऑनगोइंग प्रोसेस है, हाँ, सस्टेनेबल मतलब होना एक ही चाहिए। बार में तो नहीं होगा। जी 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 और उसमें आपने ये भी कहा कि जो डायलॉग कभी भी शुरू भी होता है तो एक चार्टर ऑफ डिमांड्स के साथ जाते हैं, बिल्कुल। और उसमें एक जो एप्टीट्यूड लिसनिंग का और अकोमोडेशन का चाहिए हम्म, वो नहीं होता। जी तो ये जाहिर है कि दोनों पे अप्लाई होगा। ठीक उधर है। भी जो मैं देख रहा हूं कि आपने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का जिक्र किया हम्म बहुत तफसील से, हम्म इंद्रेश कुमार जी का कंट्रीब्यूशन और वो सब बताए, जी लेकिन जी जी। उसमें जो ज्यादातर चीजें आई हैं हम्म वो लिस्ट में, तो कई तो गौरक्षा से रिलेटेड हैं, कई हम्म के जो इवेंट्स हुए हैं। फिर 370 के एब्रोगेशन की बात है, हम्म 3 तलाक पर एक व्यापक जागरण, हम्म परिवार सुलह केंद्र की बात, जन्म स्थान पे जागरण। मुझे ये इंप्रेशन हुआ है हम्म कि इनमें कोई भी एक ऐसा इवेंट बड़ा नहीं नजर आ रहा जिसमें जो मुसलमानों के सेंटिमेंटल इश्यूज हैं उनको संग समझने की कोशिश करे जेन्युइनली। ज्यादा मुझे इनसे देख के ये इंप्रेशन लगता है कि एक मुसलमानों का ग्रुप तैयार हो, जो आपने लिखा है कि कोई तकरीबन 10 लाख लोग हैं जो अब जुड़े हुए हैं इससे, और कुछ बड़े प्रोमिनेंट इंडिविजुअल्स भी जुड़े हुए हैं। लेकिन ये कि रोजा अफ्तार का जिक्र किया। अब रोजा अफ्तार तो संघ और बीजेपी मुस्लिम अपीजमेंट कहते रहे हैं, अब वो खुद रोजा अफ्तार कर रहे हैं। तो इसको कैसे आप देखते हैं कि क्या ये कंसर्न सही है या गलत है? देखिए, मेरा जवाब किताब में भी यही है और आपके सवाल के जवाब में भी यही है। मैंने ये कहा है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के बारे में कि ये आरएसएस का इनिशिएटिव है, और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जरिए से एक आरएसएस का मुस्लिम काडर तैयार करने का ये एक अभियान इसको कह सकते हैं आप। ये मेरा इस पर इतना ही व्यू है, ठीक है। और यही वजह है जिसकी वजह से मैं ये कहता हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ और आपके जरिए से जो लोग सुन रहे हैं उनसे भी कह रहा हूँ कि कम्युनिटी को
कम्युनिटी की इनके इंटेलेक्चुअल्स को, उनके रिलीजियस लीडर्स को, उनके यहाँ जो लाइक माइंडेड जो लोग हैं, जो सोचते हैं मुल्क के बारे में, कम्युनिटी के बारे में, मुल्क के पीस के डेवलपमेंट के बारे में, हार्मनी के बारे में, उनको डायलॉग के प्रोसेस में अपने आप को एंगेज करना चाहिए। मैंने कभी ये नहीं कहा, मैं आपने देखा इतनी देर से मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैंने तो कहीं बीजेपी की बात नहीं की आपसे, मैंने तो कहीं वोट की बात नहीं की, मैंने तो किताब में भी कहीं इसका जिक्र नहीं किया, मैं तो इलेक्शन की बात नहीं करता, मैं इलेक्शन पॉलिटिक्स की बात नहीं करता। मेरे सामने जो सब्जेक्ट है फैजान भाई वो ये है कि सोशल हार्मनी एंड वर्किंग एंगेजमेंट विद राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जो एक बहुत बड़ी ग्राउंड रियलिटी है। संघ एक बहुत बड़ी ग्राउंड रियलिटी है, हमको उसके साथ एंगेज करना चाहिए। हम कब एंगेज करेंगे? आज सिचुएशन ये है कि हम बात संघ की करते हैं और बेसिकली बात बीजेपी की करने लगते हैं, जबकि हमें शायद अभी तक ये क्लियर ही नहीं है कि संघ क्या चीज है और बीजेपी क्या चीज है। भाई ये मैंने क्यों बीजेपी से बात नहीं की? कभी ये सोचे कोई, मैंने बात किससे करने की प्रोसेस को शुरू किया? अगर मैं बीजेपी से बात करता तो ये पॉलिटिकल डायलॉग हो जाता। मैंने तो उस संगठन से, उसके नेतृत्व से, उसकी लीडरशिप से, उसके कार्डर से, उसके ऑफिस बेरर से बात करने का प्रोसेस को शुरू किया, जिसकी आइडियोलॉजी, जिसका नैरेटिव जो आज हिंदुस्तान की गवर्नेंस पर, आज इस कंट्री पर, इसकी सोसाइटी पर प्रिवेल करती है, जो चीज जो है। और इसको मैं जो यहाँ कह रहा हूँ वो मैंने लिखा है आपके सामने। आप मुझे बताइए कि हमारे यहाँ गुफ्तगू क्या चलती है? संघ पे गुफ्तगू नहीं करते हम भी, संघ के बारे में तो ये अरे आरएसएस तो ये ऐसा, बीजेपी पे गुफ्तगू करते हैं। हमारा क्या गुफ्तगू होती है साहब कि 2014 में मोदी जी नहीं आ सकते। अच्छा भी नहीं आ सकते, ठीक है, कोई बात, आप कभी में बात खत्म हो जाती है, कोई इस पे बहस भी नहीं है। 2019 में ये जा रहे हैं वापस, चले जाएंगे साहब, हार जाएंगे, कांग्रेस आ रही है फना फना के, वो इतने बहुत सारे सर्वे आ गए। अब क्या है, अब सब वो कोरोना का बहुत कुछ हो गया और साहब ये इकोनॉमी ऐसी हो गई और ये सब मसले सब पैदा हो गए और सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी है, अपना अपना आर्ग्यूमेंट बना के कि अब 2024 में मोदी जी नहीं आ रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ अपनी बुक में, मैं फैजान साहब ये कह रहा हूँ कि ये इररेलीवेंट है वेदर मोदी जी विन्स और मोदी जी लूजेस। What is relevant for me is कि almost 50% of Indian population among the Hindu community, they have gone towards संघ and the संघ ideology, और जो बाकी लोग रह गए हैं उसमें संघ के विरोधी कम हैं, उनके साथ ज्वाइन नहीं करा उन्होंने, वो एक अलग बात है, लेकिन उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है। मैं ये कहता हूं कि संघ इज ए ग्राउंड रियलिटी इस मुल्क की। आज की डेट में मैंने किताब में यहां तक मैं चला गया हूं कि कल को हिंदुस्तान में वीर सावरकर जी अगर जो है, मैंने लिखा है कि गांधी जी में बिकम ए सिंबॉलिक फादर ऑफ नेशन एंड दैट स्टेटस कैन बी टेकन बाय वीर दामोदर सावरकर जी। मैं तो यहां तक मैंने लिखा है, और मैंने यहाँ तक भी लिखा है कि कल को अगर वंदे मातरम जो है इस देश का, हमारे हिंदू राष्ट्र का जो है, अगर हिंदुस्तान इस तरफ जाता है और वो उसका नेशनल एंथम बन जाए तो मुझे इसमें कोई ताज्जुब नहीं होगा। मैंने ये भी लिखा है उसके अंदर कि कल को अगर तिरंगा झंडे की जगह भगवा झंडा बन जाए तो मुझे उस पर भी कोई ताज्जुब नहीं होगा। इतनी सिचुएशन के बावजूद आपका मेरा इंटेलेक्चुअल जो है वो ये बातें करता है इलेक्शन हार जाएंगे। अरे भाई, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स कहाँ है? आप कब बैठेंगे, आप कब बात करेंगे? इसको मैं कहता हूं कि 90 सालों से आप इस इशू पे बात ही नहीं कर रहे हैं। अब जब मैंने इस पर बात करनी शुरू की है तो आप के इस पर 10 सवाल होने चाहिए, सराखों पे आपके सवाल, लेकिन एक काम ये एक आदमी के करने का नहीं है। इसलिए मैं डायलॉग के चैप्टर में कह रहा हूं कि ये कंटिन्यूइंग प्रोसेस है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, सस्टेनेबल प्रोसेस है, इसमें हमको एंगेज करना चाहिए और आप अपनी बात रखें। आपने देखा कि मैंने बुक के जरिए से जब अपनी बात रखी तो मैं यहाँ रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि जब हमने अपनी बुक जो है पहली जब डमी बनाई तो डमी बनाने के बाद सरसंघ चालक जी को भेजी, तो सरसंघ चालक जी का 20 दिन में जवाब आ गया। उन्होंने कहा कि मैंने आपकी पुस्तक पढ़ ली और हमारे करने का इसमें जो कुछ है हम उसके साथ वचनबद्ध हैं, हम उस काम को करेंगे और मुझे आपकी पुस्तक का विमोचन करने में कोई संकोच नहीं है, मेरा कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो एक रिस्पॉन्स मुझे वहां से मिली
ठीक है। और उसके बाद में जब हमने सारी बातें, आपने बुक पढ़ी है, बुक में आपको अंदाजा हो गया होगा कि मैंने कोशिश की है कि जितनी ऑनेस्टली हम चीजों को रख सकते उतनी ऑनेस्टली चीजों को रखें। और मैं, मुझे खुशी है कि सरसंघ चालक जी ने भी कहा कि जो कुछ आपने कहा है वो तर्कसंगत कहा है। इतिहास को भी जो आपने यहाँ इसके अंदर जिक्र किया है वो भी आपका तर्कसंगत है। और आप देखिए, मैंने वहां एक बड़ा पॉइंट जिसका जिक्र किया कि हमारी ऐसी कुछ सेंसिटिविटीज है फैजान भाई, कि जिसमें हम आपके साथ नहीं खड़े हो सकते। मिसाल के तौर पर, जब वो चीज जहां पे शिर्क इन्वॉल्व होता है हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हम आपकी इस चीज का सम्मान करते हैं। तो अगर हम एंगेजमेंट के जरिए से अपनी बात को उनके सामने रखें और उनकी बात को भी हम एक न्यूट्रल माइंड से उसको लें और दोनों को समझने की कोशिश करें, तो जिस ब्रिजिंग की मैं बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि हम कोई, मैं ईस्ट में बैठा हूं और वो वेस्ट में बैठे हुए हैं। ये एक ही मुल्क के अंदर हम लोग बैठे हुए हैं, एक टेबल पर बैठकर हम अपनी बातें कर सकते हैं। और हमने क्योंकि डायलॉग बातें इज अ की वे नहीं है, आउट तो इसमें तो। डायलॉग इज द ओनली रिकोर्स अवेलेबल टू अस। We must continue dialoguing within the community and with Sangh also. हाँ इफ्तिखार भाई, एक सवाल और, आपने बड़ी तफसील से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की कारकर्दगी का जिक्र किया है। एक इमेज ऐसी होती जा रही है कि जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में लोग जुड़ रहे हैं वो किसी पावर और पोजीशन के लिए वहां जा रहे हैं, ना तो कम्युनिटी में उनकी कोई मेजर से है, सही, और ना वो वाकई में उस ब्रिज को बनाने की अहलियत रखते हैं जो आपका पर्पस है कि हार्मनी हो जाए। तो ये कहीं वही ना हो जाए जो लिस्ट आपने बनाई थी अपीजमेंट की, कि चंद मुसलमानों को कांग्रेस के जमाने में भी पोजीशंस मिलती थी, अब चंद मुसलमान जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से जुड़ेंगे या जुड़ रहे हैं या जुड़ चुके हैं उनको कुछ पोजीशंस मिल जाएंगी, लेकिन लार्जर कम्युनिटी से इससे रिलेशनशिप बनने में कोई बहुत पेशरफ्त नहीं होगी। देखिए फैजान साहब, ऐसा है कि पहली बात तो ये है कि मैंने दरमियान में कहा था आपसे कि मैंने अपनी इस कोशिश को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और उसकी लीडरशिप के साथ ये अमल शुरू किया है। ये बहुत वाज़ेह रहना चाहिए। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का जिक्र इसलिए है किताब में कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मुस्लिम समाज के बीच में आरएसएस के एक विंग के तौर पे काम कर रहा है। और उसका बुनियादी जो मकसद मुझे दिखता है, जिसको मैंने लिखा भी है, कि एक आरएसएस का मुस्लिम काडर तैयार करना। ये बात यहाँ खत्म हो जाती है। जहां तक इस चीज का ताल्लुक है कि जो लोग वहां जुड़ रहे हैं और वो उनका मकसद ये है कि उनको कोई चीज हासिल हो जाए, तो फैजान साहब मैं अपने बारे में तो इतना ही कहूंगा कि जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे नरसिम्हा राव जी से जिस तरह के ताल्लुकात थे ये सारी दुनिया को पता है। नरसिम्हा राव जी का दौर रहा, और नरसिम्हा राव जी के जमाने में, मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे कह रहा हूँ, नरसिम्हा राव जी के जमाने में नरसिम्हा राव जी ने मुझे कहा कि सियासत में ऊंच नीच होती रहती है, आप को मैं नाफेड का चेयरमैन बनाता हूँ। मैंने रिफ्यूज किया। मैंने कहा साहब, मैं आपके साथ किसी पोस्ट के लिए नहीं जुड़ा हूं। मेरा मकसद जो है इस वक्त ये जरूरी है कि कांग्रेस को बचाना मैं उस वक्त जरूरी समझता था, और मैं समझता था कि कांग्रेस का बचना इस मुल्क के मफाद में, इस मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट में है, और उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। ये तो लोग आपके पास तो कोई आपसे कुछ लेने आ रहा है, कोई प्लेसमेंट लेने आ रहा है, कोई प्रमोशन, कोई ट्रांसफर लेने आ रहा है, कोई मेरी कम्युनिटी से ऐसा भी होना चाहिए जिसका एजेंडा ये नहीं हो। ये और सारी दुनिया जानती है कि नरसिम्हा राव जी के जमाने में मैंने क्या लिया। उसके बाद अटल जी से मेरा ताल्लुक रहा। अटल जी से जो मेरी रिलेशनशिप थी वो भी किसी पावर को लेने की, किसी प्लेसमेंट को लेने की नहीं थी, बल्कि मैंने एक कोशिश की थी जिसका जिक्र मैंने किताब में किया है कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब बाब सैयद बन रहा था तो मैं चाहता था कि बाब सैयद जो है वो अटल जी उसका उसका इफ्तिताह कर दें, उसका इनॉग्रेशन कर दें, जिस पर उन्होंने एग्री किया, और उसका जिक्र किताब में भी मौजूद है। लेकिन यह है कि वहाँ के हालात ऐसे बने कि वो उसको नहीं कर पाए, जबकि उसमें उस जमाने में डेंटल कॉलेज के इशूज थे, सीट्स का मसला था, रिकॉग्निशन के मसाइल थे, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में 30 गालिबन सीटें बढ़ने की बात चल रही थी, सिंचाई विभाग की जो कॉलोनी रजिस्टर ऑफिस के अपोजिट साइड में है उसको वहां से हटाने की बात थी, और
इस तीनों चीजों के बारे में मैंने अटल जी के सामने बात रखी और कहा कि आप वहां जाते हैं तो आप 250 करोड़ रुपए की स्पेशल ग्रांट का ऐलान करिए। और मुझे ये खुशी है बताने में, मैंने किताब में भी लिखा है कि उन्होंने इन चीजों से एग्री किया। मैं कम्युनिटी के लिए काम करने में बिलीव करता रहा हूं, मैंने कम्युनिटी के लिए काम किया, ये कोशिश भी कम्युनिटी के लिए है। मैं उन सेल्फ सीकर्स में से कभी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं रहा कि जो दूसरे लोग मैदान में रहे हैं, और जो लोग इस हवाले से मेरे बारे में कोई राय गलत कायम करते हैं, मैं उनसे इतनी ही गुजारिश करूंगा कि वो संजीदगी से सोचें कि इतने सालों में मेरी प्रॉपर्टीज को देख लें, मेरे बैंक अकाउंट्स की को छान लें, मेरी जिंदगी को छान लें, मेरे मामलात को छान लें। मैं तो खुली किताब की तरह से हूँ, और कल भी था अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी हूँ, और आने वाले वक्त में भी हूँ। इसलिए ये चीजें लागू जहां होती होंगी वहां होती होंगी, ख्वाजा इफ्तिखार अहमद पे लागू नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अब दो सवाल आपके जो आपने अभी जवाब दिया उससे, एक तो मैं हिंदू राष्ट्र पे अभी पूछूंगा, जी लेकिन उससे पहले आपने किताब में कई जगह जी ये बात कही, और अभी भी आपने कहा कि साहब वो इलेक्शन से रिलेटेड बात करते हैं ज्यादा, हम्म कि इलेक्शन आपने कहा लास्ट प्रायोरिटी मुसलमानों की होनी चाहिए, किसी भी मुस्लिम पार्टी हो इस पे भी आपने कहा कि ये अच्छी चीज मेरी नहीं है। रिजर्वेशन है बिल्कुल। और आपने कहा कि एजुकेशन और डेवलपमेंट जो है हम्म, वो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल। मैं इस पे आप जरूर जवाब देंगे, लेकिन सेकुलरिज्म का जिक्र आया है किताब में बार बार, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और आपने ये कहा, लिखा है कि साहब इसको नॉन नेगोशिएबल माना गया, हम्म और ये प्रॉब्लम की शायद वजह बन गया। हम्म तो आपको नहीं लगता कि जो मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन है हम्म उसमें, और जो सुप्रीम कोर्ट ने सेकुलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर कहा, जी यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी एसआर बोमाई के केस में और हम्म, केशवानंद भारती के केस में, जी, और ऐसे बहुत से केसेस हैं बहुत से केसेस जिनमें हैं। ये कहा कि साहब ये सेकुलरिज्म जो है ये हिंदुस्तान के दस्तूर का एक बुनियादी प्रिंसिपल है। और सेकुलरिज्म की बात हो रही है कि जो हुकूमत होगी जी। वो किसी मजहब की नहीं होगी, और हम्म, हुकूमत और मजहब जो है उनमें आपस में सेपरेशन होगा। जी तो मैं चाह रहा हूं कि आप ब्रीफली, अब हम बिल्कुल अपने इंटरव्यू के आखिरी दौर में आ गए हैं, जी जी। इसको जरा एक्सप्लेन करें कि क्या आप वाकई मानते हैं कि इलेक्टोरल बैटल से मुसलमान दूर रहें, और क्या आप समझते हैं कि सेकुलरिज्म के मुद्दे पर जो ये नॉन नेगोशिएबल मुद्दा है इस पे कंसीड करें? देखिए, ऐसा है कि जहां तक इलेक्टोरल बैटल में या इलेक्टोरल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का ताल्लुक है, ये मेरा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मुझे इसको यूज करते रहना चाहिए, इस पर कोई डिस्कशन नहीं है। बात ये है कि ये जब इलेक्शंस होते हैं, फैजान साहब, मैं खुल के बात करता हूँ, जब इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शन में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो मैदान में होती हैं, और हर पार्टी एक ऑप्शन के तौर पे इलेक्टोरेट के सामने रहती है, हमारे सामने भी रहती है। उस इलेक्टोरल प्रोसेस में अगर मार्केट में 20 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो 19 पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में मुस्लिम कम्युनिटी का अपना एक व्यू है कि भाई इनमें से हमें किसी को वोट देना है। जो 20वीं पार्टी है जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, उस वो आपका ऑप्शन हो या ना हो, ये आपकी चॉइस है, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं है। बात यहां तक अगर चले तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपील जारी करना, कन्वेंसिंग करना, कैंपेनिंग करना कि किसी को भी जिता दो, इसको हराना हर कीमत पे जरूरी है, जो भी इसको जिता दे, जो भी इसको हरा दे उसको, ये जो थ्योरी है ना साहब, इस थ्योरी ने जो हॉस्टिलिटीज को और जो गल्फ को और जो खलीज को बराबर बढ़ाया है, और ये आप इतना ओपनली करते हैं कि उसकी वजह से जो पूरा कार्डर है, उस कार्डर पोलराइज के हो जहन में जाता एक है बात, वो। एक पोलराइजेशन हो जाता है, और हम फिर ये शिकायत करते हैं कि देखिए साहब बड़ी पोलराइजेशन हो रही है। तो कभी कभी हमें अपने अंदर भी झांक के देखना चाहिए कि वो पोलराइजेशन जिसकी सुबह से शाम तक हम जिसके बारे में डिस्कशन करते हैं और जिसकी शिकायत करते हैं, क्या उस पोलराइजेशन में हमारा भी कहीं कोई कंट्रीब्यूशन है? मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इलेक्ट्रल प्रोसेस का एक हिस्सा सवाल रही। और बस पूछ लूं आपसे, हाँ इस पॉलिटिकल क्वेश्चन पे फिर हाँ हिंदू हाँ राष्ट्र पे आते हैं। हाँ हाँ। क्या आपको नहीं लगता कि इसके बजाय स्ट्रेटजी ये हो हम्म, कि हमें ABCD चीजें चाहिए? ठीक है। जो पॉलिटिकल पार्टी प्रॉमिस करे
कि साहब हम आपकी ये चीजें मानेंगे, हम उसको वोट दें, वो कोई भी हो। देखिए ऐसा है, मैं ये जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज के हाँ, जब मैनिफेस्टो बन रहे हैं, आप सारी पॉलिटिकल पार्टीज को लेटर लिख दें कि हमको आपके मैनिफेस्टो में ये 5 चीजें चाहिए। नहीं, क्या मुझे ये बताइए फैजान साहब, क्या हिंदुस्तान में कोई कम्युनिटी ऐसा कर रही है क्या? नहीं कर रही, मगर आप समझते हैं कि क्या ये बेहतर स्ट्रेटेजी अच्छा, होगी? ये स्ट्रेटेजी बेहतर स्ट्रेटेजी, ये कोई स्ट्रेटेजी ही नहीं है मुझसे अगर आप पूछें तो। क्या आप डिमांड कर रहे हैं कि साहब मुझे, आप किससे डिमांड कर रहे हैं? ये एक मुल्क है, इस मुल्क का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, इस मुल्क के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, जो इलेक्शन होने के बाद में जो विन करके जाएंगे, पार्लियामेंट में बैठेंगे जाके, दे विल बी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द इंडियन स्टेट and they will act as the welfare agents of the citizens of India. प्राइम मिनिस्टर किसका होगा? प्रधानमंत्री कोई भी हो, आज नरेंद्र मोदी जी है, कल कोई और था, कल कोई और हो सकता है, वो सबके होते। ये जो हमारा एक सेग्रीगेट करके, अपने आप को अलग करके अपनी चीजों के बारे में डिमांड करने की बात होती है, तो दूसरा भी तो कोई डिमांड करता है ना आपसे। तो मुझे ये बताया जाए कि आप जो डिमांड करते हैं, आपको तो सारी डिमांड पूरी चाहिए, और जो दूसरा डिमांड करता है, मुझसे बहुत से लोग कहते हैं कि साहब देखिए, बहुत संचालक जी ने बड़ा अच्छा भाषण दिया, और उन्होंने देखिए बड़ा आउट ऑफ द वे जाके बहुत सी बातें उन्होंने कही, और हम उसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, और अगर वो ये और छोड़ दें तो मैं ये कहता हूं लोगों से कि भाई, जब वो अगर आपसे कहे कि आप जरा ये छोड़ दें तो आप मुझे बताएं, मैं आपके चैनल पे पूछ रहा हूं कि मुझे बताएं कि ये मेरी कम्युनिटी क्या छोड़ने के लिए तैयार है, कि आपस में रास्ता बनाने के लिए। तो हम कोई चीज छोड़ना नहीं चाहते, ये डिमांड बेस्ड। मैं एक अलग पार्टी नहीं हूं। मैंने अभी देहरादून में एक फंक्शन था, मैंने कहा कि मुझसे ये क्यों पूछा जाता है साहब कि तालिबान पे आपका क्या व्यू है? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं साहब आप तालिबान पे मेरा क्या व्यू है? मेरा जवाब ये था, और मैं इस पे स्टैंड करता हूं, कि तालिबान जो है का जो इशू है, अफगानिस्तान का इशू है, ये एक फॉरेन पॉलिसी का इशू है, ये स्टेट का इशू है। लेट द लीडरशिप डिसाइड अबाउट दैट, वॉट एवर माई लीडरशिप डिसाइड्स, आई हैव टू स्टे विद दैट। बात खत्म हो जाती है। मुझसे आप इसलिए पूछ रहे हैं कि मेरा नाम, मैं दूसरी ये अप्रोच गलत है, डिमांड बेस्ड के मैं हक में नहीं। नहीं, मैं इफ्तिखार साहब दूसरी चीज पूछना चाह रहा था कि एक डेमोक्रेसी में लोगों का हक है कि वो पॉलिटिकल पार्टी से ये कहें कि आप अपने मैनिफेस्टो में XYZ चीजें कहें। अब वो XYZ चीजें कम्युनिटी स्पेसिफिक हों या वो जनरल सिटीजन्स के बेनिफिट के लिए हों, क्योंकि आपने कहा कि एक पार्टी को कहा कि ये इस पार्टी के अलावा, मैं कह रहा हूं उस पार्टी को इंक्लूड करें। अगर वो आप जो चाहते हैं चीजें, जैसा देश और जैसा समाज आप चाहते हैं, अगर वो पार्टी आपको प्रॉमिस करने को राजी है तो आप उस पार्टी को भी देखें। मैं उस एंगल से आ रहा था। एनीवे, उसको छोड़ते हैं। बस लास्ट मैं चीज आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ये बहुत बात होती रही, ये भी कहा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र तो ऑलरेडी है। मैंने एक पूरा आर्टिकल इस पे लिखा कि अब जिस तरह के हालात हैं उसमें शायद हिंदू राष्ट्र से कम पर आम जो हिंदुत्व फुट सोल्जर है वो सेटिस्फाई नहीं होगा। लेकिन हिंदू राष्ट्र क्या चीज हो, इस पे कोई क्लैरिटी नहीं है। एक तरफ तो ये कह दिया जा रहा है कि सब ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है, तो ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है जिसमें सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है, ये भी एक मॉडल है। एक जो थियोक्रेसी का मॉडल है वो सऊदी अरब है, एक पाकिस्तान है। तो क्या हम ये वाले मॉडल अडॉप्ट करने जा रहे हैं, या हम ग्रीस का या इंग्लैंड का मॉडल अडॉप्ट करेंगे? इंग्लैंड में क्वीन जो है वो डिफेंडर ऑफ फेथ है, ठीक है, और एक चर्च है जिसको वो हेड करती है, ठीक है। तो इस सिलसिले में आपको क्या लगता है कि क्या विजन होगा हिंदू राष्ट्र का, या उसको बनाना आरएसएस के एजेंडे पे है, या वो कहते हैं कि ये ऑलरेडी बन चुका है? देखिए, जब सरसंघचालक जी ये कह रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है, ठीक है, और इस देश में रहने वाला हर इंसान जो है वो हिंदू है, इसी कॉन्स्टिट्यूशन के चलते हुए, इसी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये देश आज चल रहा है, या सारा प्रोसेस चल रहा है। इसी के साथ साथ वो कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन वो हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं। किसी और कॉन्स्टिट्यूशन की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही है। पहली बात तो ये जो मैं समझता हूं वो ये समझता हूं। रही बात दूसरी
कि अगर हिंदू राष्ट्र की इसके अलावा कोई कल्पना है या उसका कोई विजन है, तो फैजान साहब, हिंदुस्तान में वो लोग जो हिंदू राष्ट्र के हवाले से अपने रिजर्वेशंस रखते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो एंगेज करे, वो क्वेश्चन करे। मैं आपके चैनल से क्वेश्चन करता हूं कि हिंदू राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, उनके नेतृत्व को ये चाहिए कि वो हिंदू राष्ट्र की जो उनकी कल्पना है उसको वो खोलें, नेशनल डिबेट में उसको लाएं, उस पर डिस्कोर्सेज होने चाहिए, और उस डिस्कोर्सेज के नतीजे में कुछ चीज अगर निकल के आती है तो डेमोक्रेसी का तो मतलब ही ये होता है कि डिबेट, डिस्कोर्स, डिस्कशन, और उसमें से इवोल्यूशन ऑफ कंसेंसस, और वो कंसेंसस जो है वो दैट शुड बी एक्सेप्टेबल टू एवरीबॉडी। ठीक है। तो मेरा तो मेरा इसमें व्यू ये आखिरी है। सवाल इफ्तिकार भाई ये है कि आपने कहा आखिर में, बिल्कुल किताब के लास्ट में, जी कि 5 लाख मस्जिदें हैं और अगर ये कम्युनिटी सेंटर्स की तरह काम करें जी तो बहुत बेहतर होगा। वैसे कोविड के दौरान बहुत सी मस्जिदें जो हैं वो किया खुल है काम, गई जी हाँ, बहुत किया और है काम। कोविड सेंटर्स बन गए, तो थोड़ा सा जी अपना उस कम्युनिटी सेंटर्स में क्या क्या हो ये विजन बताइए, फिर हम डिस्कशन क्लोज करते हैं। हाँ, मेरा कहना ये है कि देखिए, 5 लाख मस्जिदें जो पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई हैं, मैं मस्जिदों को सिर्फ नमाज के लिए नहीं, बल्कि नमाज के अलावा कम्युनिटी सर्विस के लिए अब उनके एक बड़े पॉजिटिव रोल को देखना चाहता हूँ। और रोल क्या है? रोल जो है, 4 रूल्स हैं। नंबर 1, जो प्यासा मस्जिद के पास से गुजरे उसको पानी मिलना चाहिए। जो भूखा वहां से गुजरे उसे ये पता होना चाहिए कि अगर मस्जिद उसे दूर से दिखाई दे गई और उसे भूख लगी हुई है और उसके पास कोई बंदोबस्त नहीं है, तो उसे मालूम होना चाहिए कि ये मस्जिद आ रही है तो यहाँ मुझे खाना मिलेगा। भूखे को खाना मिलना चाहिए, बीमार को फर्स्ट एड मिलनी चाहिए। ये 3 चीजें होनी चाहिए। चौथी चीज ये है कि जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, जो हम पब्लिकली सेलिब्रेट करते हैं, इस मुल्क की ब्यूटी ये है कि इस मुल्क में डाइवर्सिटी को ऑनर नहीं किया जाता, उसको खाली रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। और जब हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, तब ही इस मुल्क को हिंदुस्तान बनने में और हिंदुस्तान समझने में और हिंदुस्तान की हैसियत से समझाने में जो मुझे और आपको एक फख्र महसूस होता है, एक खुशी महसूस होती है, वो तभी मुमकिन हो सकती है जबकि हम वाकई तौर पर हमारी मस्जिदों के बाहर जब कोई पब्लिक सेरेमनी हो रही है, चाहे वो दशहरा हो रहा हो, चाहे वो आपके जो है क्रिश्चियंस का कोई त्यौहार बन रहा हो, चाहे हमारे सिख भाइयों का कोई जुलूस निकल रहा हो, या और इस तरह की कोई भी एक्टिविटी हो रही हो जिसमें पब्लिक का पार्टिसिपेशन है, तो उस पार्टिसिपेशन का मस्जिद को, मस्जिद के मैनेजमेंट को और मस्जिद के इमाम साहब को और स्टाफ को उसका हिस्सा, और आप वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है उसका हिस्सा बनना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपसे साहबा किराम ने ये दरियाफ्त किया कि या रसूलुल्लाह, ये फरमाइए कि हम में सबसे अफजल कौन है, तो मेरे आका ये फरमाते हैं, ये नहीं कहते कि जो सबसे ज्यादा नमाज पढ़ने वाला हो, सबसे ज्यादा रोजा रखने वाला हो, सबसे पहले हज करने वाला हो। आप फरमाते हैं कि तुम में सबसे अफजल कौन है? जिसके अखलाक सबसे अच्छे हैं। द सुपीरियर अमंगस्ट यू इज द वन हु इज बेस्ट इन मैनर्स, और मैं उसमें ऐड करता हूं, हु इज द बेस्ट इन प्रैक्टिसिंग मैनर्स। ये बुनियादी चीज है। और उसका रास्ता जो है, हमें फंड्स की जरूरत है, ना हमें कोई नए ऑर्गेनाइजेशंस बनाने की जरूरत है। अल्लाह के बने बनाए ऑर्गेनाइजेशंस आपके पास मौजूद हैं, सिर्फ इन्नल अमाल बिन्नियात नियत करने की जरूरत है। मस्जिद को कम्युनिटी सेंटर्स में जब बदलेंगे और इखलाक का जो इस्लामी तस्वुर है जो अल्लाह के रसूल ने हमें और आपको अमानत के तौर पे दिया है, जब हम उसको अपने भाइयों के और अपनी बहनों के बीच में लेके जाएंगे, मस्जिद को देख के आदमी को ये लगना चाहिए, दूसरे मजहब के शख्स को, कि ये वो जगह आ गई कि जहां मेरे ऊपर साया होगा, जहां पे मुझे सहारा होगा, जहां पे मेरा रख रखाव होगा, जहां पर मैं ठहर सकता हूँ, जहां पे मैं बैठ सकता हूँ, जहां पे मैं खाना खा सकता हूँ, जहां पे मुझे मेल मिलाप मिलेगा। मस्जिद को देख के उसके दिल में खौफ नहीं होना चाहिए। जैसे सिख गुरुद्वारे हैं, उसमें जैसे सारे मजहब सिख के अब देखिए, लोग हैं। और हम बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे तो जो खानकाहियत
औलिया अल्लाह जिनके जरिए से इस मुल्क के अंदर कोने कोने और गोशे गोशे के अंदर इस्लाम फैला। आज आप देखिए कि जो इस खत्ते के अंदर तकरीबन 65-70 करोड़ की मुस्लिम आबादी है, मैं बात करता हूँ पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान की मिला के, तो ये औलिया अल्लाह की देन है ये जो लोग हैं। और वहाँ क्या होता था, वली उल्लाह जो है वो छोटी सी कुटिया में बैठ जाते थे, ना उनके पास कोई कुछ सिस्टम था ना कुछ था, लेकिन उनके पास एक चीज ऐसी थी, दो काम करते थे वो। एक तो वो ये करते थे कि खल्क़े खुदा की खिदमत। अब खल्क़े खुदा में हिंदू की खिदमत नहीं, मुसलमान की खिदमत नहीं, अल्लाह की मखलूक की खिदमत, एक बात करते थे। दूसरी क्या चीज थी कि लंगर होता था उनके। लंगर का मतलब है जो भी वहां आएगा, ये लंगर जो सिखिज्म में आया, सिखिज्म तो 350 बरस की कहानी है ना साहब, और ये खानकाहियत जो है ये तो 1400 बरस की कहानी है। अल्लाह के रसूल के जमाने से खानकाहियत का सिलसिला चल रहा है। तो आप ये देखिए कि अगर वो जो बात मैं कर रहा हूँ, खाने की जो बात कर रहा हूँ, आज आप देखिए हमारी खानकाहों में भी ये लंगर का सिलसिला हमें नहीं दिखाई देता साहब। जी जी जी, तो चलिए ये जी जी, बहुत अच्छी बातचीत रही इफ्तिकार भाई। ये किताब मीटिंग ऑफ द माइंड्स जी कोई एकेडमिक स्कॉलरली किताब नहीं है, लेकिन ये किताब दो बहुत बड़ी कम्युनिटीज को मिलाने के लिए एक इनिशिएटिव है। मैं समझता हूं कि एकेडमिक्स तो सिर्फ चंद इंटेलेक्चुअल्स करते हैं, लेकिन अगर समाज जुड़ जाए, हिंदू और मुसलमानों के आपस के डिफरेंसेस खत्म हो, एक मीटिंग ग्राउंड हो और हम सब मिलकर राष्ट्र निर्माण में शामिल हों, तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। मैं आपको इस किताब की मुबारकबाद देना चाहता हूं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और आपसे लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज पर अक्सर बात होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।